नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सागर टीवी नेटवर्क में। आज मैं फिर से एक एनालिसिस लेके आया हूं और आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं कि भारत की जीडीपी क्यों गिरी आखिर। दोस्तों, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या कोरोना है या फिर कोई और वजह है? दोस्तों, जैसे कुछ जीडीपी को लेके दोस्तों लोगों के मन में कुछ डाउट्स हैं कि ना भारत की जीडीपी गिर गई है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, इन सारी जो चीजें हैं आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और जीडीपी के बारे में आप सब लोगों को एक कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा मैं कि आप लोगों के दोस्तों होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला हमारा पॉइंट यहां पर बनता है, पेट्रोल है सिर्फ 35 रुपए लीटर। क्या ये बात सही है? इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा दोस्तों है, देश चला गया 5 साल पीछे। क्या सच में देश 5 साल पीछे चला गया है? दोस्तों, 2016 से गिर रही है लगातार जीडीपी। क्या 2016 से लगातार हमारे देश की जीडीपी मतलब हमारे देश की दोस्तों इकोनॉमी क्या गिर रही है? इसके बारे में भी बात करेंगे। भाई, पहले 8% थी, फिर हुई 4 और आज है दोस्तों -7.6, -7.3%। क्या हुआ ऐसा कि इतनी ज्यादा गिर गई जीडीपी? इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 12 करोड़ लोग हुए बेरोजगार। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश का दोस्तों बेरोजगारी। 12 करोड़ लोग कैसे हुए बेरोजगार, इसके बारे में भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो पहला टॉपिक है आज का वो क्या है दोस्तों? जीडीपी क्या है बेसिकली। कई लोगों को मन में एक डाउट रहता है कि भाई ये बेसिकली ये जीडीपी क्या है। तो जीडीपी के बारे में आप लोगों को दोस्तों मैं शुरुआत करता हूं बताने की कि दोस्तों सबसे पहले जीडीपी का आप लोग फुल फॉर्म जान लीजिए। जीडीपी का फुल फॉर्म बेसिकली क्या होता है? तो जीडीपी का दोस्तों फुल फॉर्म होता है ग्रॉस, और डी से बनता हमारा डोमेस्टिक और 200 पी से हमारा बनता है प्रोडक्ट। ठीक है, ये चीज आप लोगों को हमेशा याद रखनी है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब बेसिकली जीडीपी है क्या दोस्तों? जीडीपी का मतलब होता है मतलब कि बेसिकली हमारे पूरे साल भर की क्या इनकम थी, है ना, हमारे देश की, बस यही है जीडीपी। अब आप लोगों को ज्यादा दोस्तों मतलब कि हम कह सकते हैं कि इतना ज्यादा आप लोगों को नहीं सोचना है इस बारे में। सिर्फ नॉर्मल सी बात जान लो कि हमारे देश की टोटल इनकम कितनी थी, यही है जीडीपी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं घर की बात करूं। अगर कोई इंसान है, अगर एक घर है ना, उस घर में एक कमाने वाला आदमी है। ठीक है, ये एक कमाने वाला आदमी है और इसकी सैलरी है 20,000 पर मंथ। ठीक है, इसकी सैलरी है 20,000 पर मंथ। तो इसके घर की जो जीडीपी होगी ना वो 20,000 पर मंथ कहलाएगी। ठीक है, अगर इसको हम लोग दोस्तों पूरे साल भर के आंकड़े में देखेंगे तो वो साल की जीडीपी निकल आएगी, है ना। जीडीपी बेसिकली क्या है? आपके देश में कितना पैसा आ गया, आया समझ, आपके देश ने कितना पैसा कमा लिया। अब इसको ना अलग दो तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देश की जीडीपी किस तरीके से कैलकुलेट होती है? देखो, एक तरीका है कैलकुलेट करने का कि भैया हमारे देश में कितनी इनकम हुई है सब लोगों की, है ना, तो वो सरकार को बता दो, है ना। अब कई लोग छुपाते हैं नहीं, लेकिन सरकार को बता दो कितनी इनकम हुई है, उस हिसाब से हमारे देश की जीडीपी बन जाएगी, है ना। दूसरा तरीका है जीडीपी निकालने का, कितना खर्च हुआ है आपसे। अब इसमें लोग बोलेंगे कि भाई सर इसमें तो वो पैसा आएगा ही नहीं जो हमने खर्च नहीं करा। अरे भाई, आपने कहीं ना कहीं तो वो पैसा रखा ना, घर पे तो रखोगे नहीं पूरा कैश, है ना, उसको कहीं ना कहीं बैंक वगैरह में रखोगे ना, तो वो बैंक में खर्च करा आपने वो पैसा, है ना। तो बेसिकली चाहे आप पूरे साल भर का खर्च निकाल लो, चाहे आप पूरे साल भर की इनकम निकाल लो, दोनों एक ही चीज है और दोस्तों वही जीडीपी कहलाते हैं हमारे देश की। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हमारे देश की जो जीडीपी है वो इतनी ज्यादा गिर कैसे गई? क्या इसका कारण कोरोना है या फिर इसका कारण हमारे भारत का ट्रेंड है जो कई सालों से स्थिति ऐसी बन रही थी कि जीडीपी गिरनी ही थी? इसके क्या कारण हो सकते हैं? या कोरोना, या फिर हमारे देश का जो ट्रेंड चलता आ रहा है कुछ सालों से कि मतलब कि हमारे देश में महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही, क्या इस वजह से जीडीपी गिरी है या फिर कोरोना की वजह से जीडीपी गिरी है? इस बारे में आज मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा और ये आपको तय करना है कि जीडीपी का कारण क्या हो सकता, क्या है बेसिकली, है ना। मैं आप लोगों को जितने भी सरकारी आंकड़े हैं वो मैं आप लोगों के सामने बताऊं। क्यों? क्योंकि मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता कि भाई जीडीपी के गिरने का कारण क्या है। ठीक है, चलो। तो दोस्तों, अगर हम लोग 1990 की बात करें तो 1990 में एक एक्ट आया था जिसको हम लोग बोलते थे एलपीजी एक्ट। जिस एक्ट ने दोस्तों लिबराइजेशन,
प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन दोस्तों तीन चीजें लाई थी। अब दोस्तों अब इसमें भी मतलब कि हम लोग कह सकते अब ये क्यों लाई, अब आप कई लोग इस चीज का विरोध करते हैं कि सर लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, मतलब कि लोगों का एम्प्लॉयमेंट चला गया, नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। लिबरलाइजेशन से दोस्तों क्या हुआ, जो व्यापारी लोग थे जिनको सरकार की कुछ रिस्ट्रिक्शन की वजह से या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से अपने धंधे में मतलब कि कुछ कमियां हो रही थी उनके धंधे में, या फिर वो धंधा अच्छे से कर नहीं पा रहे थे, तो लिबरलाइजेशन से दोस्तों उनको पूरी आजादी मिली अपना बिल्कुल तरीके से धंधा चलाने के लिए। प्राइवेटाइजेशन से दोस्तों क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन से ये हुआ कि सरकार की जो जो चीजें नुकसान में चल रही थी, इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना, सरकार की जो जो चीजें नुकसान में चल रही थी सरकार ने या फिर उनको लीज पर दे दिया या फिर उनको बेच दिया। आया समझ, ये था प्राइवेटाइजेशन एक्चुअली में कि भाई ऑब्वियस सी बात है यार, मेरे पास अगर कोई कंपनी है, अगर वो बहुत ज्यादा लॉस में चल रही है तो मैं अपना पैसा गलत जगह क्यों फंसाऊं, मैं उस कंपनी को बेचूंगा या फिर उसको किसी और को संभालने दे दूंगा। प्राइवेटाइजेशन ये था, है ना। लेकिन प्राइवेटाइजेशन का मैं मानता हूं प्राइवेटाइजेशन का गलत फायदा भी उठाया गया है हमारे देश में, है ना। हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन का मतलब कि नाजायज फायदा उठाया गया है ना। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। तो ग्लोबलाइजेशन से क्या, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये था कि आप अपना बिजनेस कितना ज्यादा मैंने इंटीग्रेट कर सकते हो, कितना ज्यादा आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते। तो एलपीजी एक्ट से बेसिकली क्या था, हमारे देश की तरक्की जुड़ी हुई थी और वो हुई भी। आपको मैं ये ग्राफ दिखाता हूं दोस्तों, ये ग्राफ है। अगर आप लोग 1996 से देखेंगे, ये एक्ट आया था 1990 में, ठीक है। इसलिए अगर आप लोग 1996 से देखना शुरू करेंगे तो दोस्तों अगर आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए जीडीपी जो है वो इंक्रीज हुई। ये चीज समझ में आई आप लोगों को, जीडीपी जो दो है दोस्तों 7% से इंक्रीज हो रही थी, जीडीपी 7% से इंक्रीज हो रही थी। अब कई लोग बोलेंगे कि सर 7% से जीडीपी इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है। 7% से या फिर किसी भी परसेंटेज से जीडीपी का मतलब यह होता है कि आप जैसे आपको किसी एक जगह नौकरी कर रहे हो, है ना, जैसे आप एक जगह नौकरी कर रहे हो 10,000 रुपए की, ठीक है। अगर आपके बॉस ने आपको कहा है कि अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो मैं तुम्हें हर साल 10% का इंक्रीमेंट दूंगा, है ना। तो दोस्तों ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है सैलरी में, जैसे पहले साल आपकी सैलरी थी 10,000 रुपए, अगले साल आपकी सैलरी हो गई 11,000 रुपए, है ना। फिर अगले साल आपका क्या होगा, इस 11,000 का 10%, है ना, कितना होगा 1,100 रुपए, है ना। फिर इसका 10%, मतलब ये जो इंक्रीज हो रही है सैलरी हर साल 10% है दोस्तों, ये दोस्तों कहलाती है ग्रोथ। उसी प्रकार से जीडीपी में भी दोस्तों ये 7% का ग्रोथ जो है वो देखने को मिल रहा था। मतलब कि हमारे देश की इकोनॉमी, हमारे देश का जो पैसा है वो 7% से हर साल बढ़ रहा था। समझने की कोशिश करना, हर साल दोस्तों 7% से बढ़ जाता था। ये दोस्तों थी हमारे 1996 की कहानी। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे दोस्तों, अगर आप लोग दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो 2010 तक की अगर आप लोग सिचुएशन देखेंगे, यहां तक की अगर आप लोगों को मैं सिचुएशन दिखाऊं 2010 तक की सिचुएशन, ये देखो मैं इसको पीला पोर्शन कर दे रहा, 2010 तक का जो पीरियड है, ये देखो यहां पर दोस्तों जो जीडीपी है वो इंक्रीज हो रही और यहां पर जीडीपी इंक्रीज हो रही, डिक्रीज हो रही, इंक्रीज हो रही, डिक्रीज, मतलब जो जीडीपी में मतलब उतार चढ़ाव लगे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जीडीपी सिर्फ घट ही रही है ना। मतलब कि हम बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूं कि हम कहीं से नुकसान में नहीं थे। जीडीपी अगर गिर रही थी तो वो एकदम से उठ भी रही थी, है ना, ऐसा नहीं है। अब आप लोग अगर यहां पर 2004 से लेकर 2010 तक का 2009 तक का रीजन देंगे तो यहां पर दोस्तों जीडीपी कांस्टेंट, ये बहुत अच्छी बात थी हमारे भारत के लिए। मैंने अच्छी बात ये इसलिए थी, कम से कम हमारा अगर पैसा है हमारे पास तो कम से कम वो पैसा कम तो नहीं हो रहा, पैसा जो है वो हमारे पास हमारी जेब में रखा तो है, कम से कम हमारी जीडीपी गिर तो नहीं रही, कम से कम एक स्टेबल तो है, कांस्टेंट तो चल रही है दोस्तों। अब दोस्तों क्या हुआ, 2013 तक जीडीपी हमारी गिरी और देखो 2010 पे हमारी जीडीपी जो थी वो 8% पर आ गई थी दोस्तों, 8% पर आ गई थी। मतलब कि 8% की ग्रोथ जो है हमें मतलब कि रिकॉर्ड करी गई थी 2009 में दोस्तों।
दोस्तों हमारी जीडीपी इतनी ज्यादा गिरी, तो 2013 में ये जो जीडीपी का आंकड़ा था ये हो गया हमारा 4% दोस्तों हो गया, है ना। और अब आप लोग देखिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, अब बहुत ही मेन चीज आ गई। 4% से जीडीपी हमारी जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो गई, जीडीपी वापस से इंक्रीज होने लगी जो गिर गई थी। अब दोस्तों यहां पर 2016 आ गया। 2016 में सर, 2016 में 8 नवंबर को हमारे देश में दोस्तों सर्जिकल स्ट्राइक, मतलब हमारे देश में डीमोनेटाइजेशन हो गया। आप लोग समझने की कोशिश करना इस चीज को, है ना। 8 नवंबर को दोस्तों 2016 में अगर आप लोग देख पा रहे हो हमारे देश में डीमोनेटाइजेशन हो गया। और आप लोग देखिए, जरा ध्यान से देखिए, 2016 से लेकर 2020 तक हमारी जीडीपी दोस्तों सिर्फ गिरी है। आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों, 2016 से 2020 तक हमारे देश की जीडीपी सिर्फ और सिर्फ गिरी है। देख पा रहे हैं दोस्तों। तो डीमोनेटाइजेशन से बेसिकली क्या हुआ, दो प्रकार के व्यापारी थे हमारे देश में, और वो दो प्रकार के व्यापारी क्या थे। एक थे हमारे देश में फॉर्मल व्यापारी, फॉर्मल बिजनेसमैन, है ना, फॉर्मल बिजनेसमैन, और एक थे हमारे देश की वो जनता जो कि इनफॉर्मल सोर्स से कमाती थी। फॉर्मल बिजनेसमैन और फॉर्मल जॉब वाले जो लोग थे उनको दोस्तों डीमोनेटाइजेशन में बहुत कम दिक्कतें हुई। जो इनफॉर्मल तरीके से लोग कमाते थे, जो हिसाब नहीं रखते थे अपने पैसों का, जो बैंक वगैरह में नहीं जाते थे, उन लोगों को दोस्तों बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई, रोजगार छिन गया उनका। उससे हमारी जीडीपी बहुत ज़्यादा असर हुई, हमारी जीडीपी बहुत ज़्यादा गिरी। और दोस्तों यहां पर अगर आप लोग देख पा रहे हो, 2020 में पेंडेमिक आया, तो पेंडेमिक में दोस्तों लोगों के रोजगार छीन लिए गए नहीं, मतलब छिन गए अपने आप, है ना, पेंडेमिक में। और अपने आप दोस्तों मैंने की जो जीडीपी है अपने आप बहुत लो हो गई। और दोस्तों अगर मैं 2021 की बात करूं तो दोस्तों आज हमारी जीडीपी इस मुकाम पे आ गई है कि आज हमारी जीडीपी -7 पॉइंट कितना 3% दोस्तों हमारे जीडीपी गिरी है। समझ रहे, मतलब हमारे देश की जीडीपी जीरो भी हो चुकी है। कितनी अजीब बात है, हमारे देश की जीडीपी जीरो भी हो चुकी है, और फिर उसके बाद हमारी देश की जीडीपी -7.3% गिरी, है ना। अब दोस्तों आप लोगों को कुछ और चीजें बताता हूं मैं आप लोगों को। दोस्तों अगर मैं बात करूं 2021 की, तो जीडीपी पर कैपिटा क्या होता है ये मैं आप लोगों को बताता हूं। जीडीपी पर कैपिटा क्या होता है, जीडीपी पर कैपिटा क्या होता है। जैसे अब आपके परिवार में 10,000 की कमाई है, मान लो थोड़ी देर के लिए आपके परिवार में 10,000 की कमाई है, और आपके परिवार में 10 लोग हैं, तो आपके परिवार का जीडीपी पर कैपिटा पता है कितना निकलेगा, 1,000 रुपए। मतलब कि ये जो पैसा है ये 10 लोगों में बढ़ जाएगा, तो 1,000 रुपए जो है वो आपके मतलब कि एक आदमी का पैसा निकलेगा। मतलब कि इतना जो स्कोर है वो एक आदमी का रहेगा। उसी प्रकार से दोस्तों जीडीपी पर कैपिटा भी होता है। हमारे देश की जितनी जीडीपी है उसको हम लोग पॉपुलेशन से कंपेयर कर लेते हैं, या फिर पॉपुलेशन के वेरिएशन से हम लोग दोस्तों मतलब वेरिएशन से कंपेयर कर लेते हैं कि क्या हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है और जीडीपी कितनी है। तो दोस्तों ये जो आंकड़ा है दोस्तों, ये 2000 हम क्या कह सकते 21 में दोस्तों ये जो स्कोर है 99694, ये स्कोर दोस्तों 2016 के स्कोर के बराबर का है। ये देखो दोस्तों, ये करीब 2016 का यहां पर होगा, हां ये दोस्तों ये 2016 के बराबर का है। मतलब इसका मतलब आप समझ रहे हो, हमारा जो देश है वो जीडीपी के मामले में 5 साल पीछे चला गया। मतलब 5 साल पहले जितना पैसा लोगों के पास था, आज दोस्तों उतना ही पैसा है लोगों के पास, और महंगाई कितनी बढ़ गई है। समझने की कोशिश कर रहे हो, मतलब कि समझने की कोशिश करो। अगर पहले आदमी कम पैसा कमाता था और महंगाई कम थी, और अब क्या हुआ, हमारी सिचुएशन देश की जीडीपी के मामले में हो गई 5 साल पीछे, और महंगाई उतनी ही है। तो बोझ मतलब कि समझ रहे हो बोझ किस पे पड़ेगा ये महंगाई का,
ये लोगों पे पड़ेगा। ऑब्वियस ही बात है, जो लोग दोस्तों बहुत कम पैसा कमा रहे हैं हमारे देश में। तो ये दोस्तों, ये मतलब ये जो चीज है, इससे ये सीधे ये प्रूफ कर रही है कि हमारा देश आज 5 साल पीछे जा चुका है। अब इसके आगे दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की दोस्तों थोड़ी सी बात करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट से जीडीपी पर क्या असर पड़ा है। अनएम्प्लॉयमेंट की दोस्तों बात करें तो ये आंकड़े हैं सरकार के कि 45% नहीं 45 साल दोस्तों, पिछले 45 सालों में हमारे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आई है। सबसे ज्यादा हमारे देश में बेरोजगारी पिछले 45 सालों में आई है दोस्तों। और दोस्तों ये आंकड़ा आया है, सही, ये सरकारी आंकड़ा मैं बता रहा हूं आपको, ये कोई हम लोग कोई अपने मन से नहीं बता रहे, कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं कहीं से कॉपी करा, सरकारी आंकड़ा है दोस्तों ये, कि 2012 से लेकर 2018 तक, 2012 से 2018 तक दोस्तों ये मतलब कि जॉब करने वाले जो लोग थे वो थे हमारे देश के 40 करोड़ लोग। 40 करोड़ लोग हमारे देश में जॉब करते थे। अब इन 40 करोड़ लोगों में दोस्तों 2012 से लेकर 2018 तक 9 मिलियन का मतलब होता है दोस्तों 90 लाख लोग, है ना। 90 लाख लोगों की जॉब चली गई। अब दोस्तों ये जो हमारे देश का जो आंकड़ा है ये कितना हो गया बताओ, 29 करोड़, करीब 29.1 करोड़। अब आप लोग खुद सोचिए दोस्तों, हमारे देश में दोस्तों इतनी बेरोजगारी मतलब 2012 से लेकर 2018 तक आई, मतलब कि इतने लोग दोस्तों बेरोजगार हो गए। आप ये मत समझिए कि ये जो 90 लाख लोग बेरोजगार है ये कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है। कम से कम 39.1 लोग अभी भी एम्प्लॉयड तो है। अरे भाई ये भी तो देखो अब पॉपुलेशन कितनी है, आज की पॉपुलेशन के हिसाब से क्या ये 39.1 करोड़ लोग सिर्फ जॉब कर रहे हैं, क्या ये सही है? ये भी तो आंकड़ा देखो आप। पहले हमारे 2012 में क्या सिचुएशन थी, हमारे देश की पॉपुलेशन कौन थी उस समय 40 करोड़ लोग एम्प्लॉयड थे, जॉब कर रहे थे, बहुत बड़ी बात थी, आंकड़ा बहुत बड़ा था। आज ये आंकड़ा कितना छोटा हो गया हमारी पॉपुलेशन के सामने। अब दोस्तों ये तो हुआ ही, एक और चीज आप लोगों को बताता हूं, अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात चली है, एक और चीज बताता हूं। जब 2020 में कोरोना आया, अब ये जो मैं आंकड़ा आप लोगों को बताऊंगा इससे आप लोगों की दोस्तों मतलब जमीन खिसक जाएगी। ये बहुत खतरनाक आंकड़ा है, इससे जमीन खिसक जाएगी आप लोगों की। 2020 में जब कोरोना आया तो हमारे देश में 12 करोड़ की दोस्तों मतलब की बेरोजगारी आ गई। और ये 12 करोड़ की बेरोजगारी ऐसे ही कैलकुलेट नहीं करी सरकार ने, ये वो अकाउंट हैं सरकार के जिन पे ट्रांजैक्शन खत्म हो गए, जिनमें पैसा आना खत्म हो गया। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, समझ रहे हो? मतलब हमारे देश में दोस्तों 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए दोस्तों 2020 में, है ना। इतनी बड़ी दोस्तों आपदा आई हमारे देश में, मतलब समझ कितना बड़ा आंकड़ा है दोस्तों ये, है ना। अब दोस्तों मैं बात करता हूं दोस्तों क्रूड ऑयल की, दोस्तों मैं बात करता हूं, जिससे जो लोग मैंने जो एक बात चल रही है ना तो कि 35 रुपए लीटर पेट्रोल कैसे मिल सकता है। 35 रुपए लीटर पेट्रोल कैसे मिल सकता है, वो उसका मैं आप लोगों को रीजन बताता हूं। मैं आपको बिल्कुल पक्का जो है मतलब कि कह सकते एक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बताता हूं कि हमारे ये बात सही है, हमारे देश में 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिल सकता है। अब वो कैसे मिल सकता है वो मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों। 2010 से लेके 2015 तक की अगर मैं बात करूं, 2010 से लेके 2015 तक की बात करूं मैं दोस्तों, तो तब दोस्तों हमारे भारत को जो पेट्रोल हमारा भारत जो क्रूड ऑयल है बेसिकली जो बाहर से जो खरीदता था वो खरीदता था एक सेकंड जो थोड़ा सा ये, हाँ, हमारा भारत जो क्रूड ऑयल खरीदता था वो था $110 प्रति बैरल दोस्तों। और जब $110 प्रति बैरल में हम लोग दोस्तों खरीदते थे पेट्रोल मैंने क्रूड ऑयल, तो दोस्तों पेट्रोल की जो कीमत थी वो थी हमारे देश में 70 रुपए पर लीटर। ठीक है, आज है 2021,
2021 में आपको यकीन नहीं होगा, ये जो पेट्रोल के जो दाम हैं वो है $50 प्रति बैरल। अब आप लोग अनुमान लगा लीजिए दोस्तों, अब आप लोग अनुमान लगा लीजिए, जब $110 प्रति बैरल मिलता था तो ₹70 लीटर पेट्रोल था। अगर आज पेट्रोल, अगर हमें $50 प्रति बैरल मिल रहा है तो पेट्रोल की कीमत आधी हुई ना सर, ये तो आधी से भी कम हो गई। करीब मिनिमम ₹35 लीटर पेट्रोल तो मिलना ही चाहिए देश में। ये है दोस्तों। और दोस्तों, और अब जो लोग बोलते हैं कि भाई पेट्रोल अगर महंगा हो गया है तो इससे फर्क क्या पड़ता है, थोड़ी सा तो महंगा हुआ है, हम पेट्रोल से काम चला लेंगे। तो उन लोगों को मैं बता दूं अच्छे से कि भाई साहब, अगर पेट्रोल महंगा हुआ है तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो महंगा हो गया है। आप जो चीजें खरीदते हो वो आप तक कैसे पहुंच रही हैं, उन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हुआ है। आप चाहे कुछ भी मार्केट में खरीदोगे, उन सब चीजों की कीमत उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे ही निर्भर करेगी। आया समझ में? जिस चीज की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा रहेगी दोस्तों वो चीज महंगी होगी। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किस पे डिपेंडेंट करती है? आपके ऑयल पे डिपेंड करती है, आप कितने का तेल डलवा रहे हो अपनी गाड़ी में। आया समझ में? तो ऑब्वियस सी बात है यार, पेट्रोल महंगा रहेगा, क्रूड ऑयल महंगा रहेगा, देश में महंगाई बढ़ेगी। और दोस्तों, जीडीपी के गिरने का कारण एक ये भी है कि ऐसा माना गया है कि पेट्रोल के दाम बढ़ने से लोगों ने दोस्तों मार्केट में खरीदारी बंद कर दी है, लोगों ने फिजूल खर्ची खत्म कर दी है। अब लोग जब मार्केट में पैसा नहीं निकालेंगे तो देश की इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, बताओ आप। दोस्तों, आज का जो सेशन था बेसिकली मेरा, दोस्तों बेसिकली आज मैंने आप लोगों को इकोनॉमी के बारे में बताया कि अब आप लोगों को के सामने पूरी कहानी है इकोनॉमी के गिरने का। क्या कारण हो सकता है, कोरोना या कुछ और, है ना, ये इट्स ऑल अप टू यू, है ना। भारत की जीडीपी गिरी आज का टॉपिक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें लोगों में, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए सागर टीवी एजुकेशन को। दिस वाज आनंद शर्मा एंड दिस एपिसोड वाज एनालिसिस बाय आनंद शर्मा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।